केवल सवालों से चलता है? क्या देश केवल भाषणों से चलता है या जमीनी हकीकत से? लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव परिणाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछने की आजादी। मैं विपक्ष को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये सत्ता में थे, आतंकवादियों को लव लेटर भेजा करते थे कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये आंसू किसके हैं, ये डर किसका है, ये संघर्ष किसका है। हमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक महंगाई से दिक्कत है। जो कभी घर की दहलीज तक सीमित समझी गई थी, जो कभी घर की दहलीज तक सीमित समझी गई थी, आज वही नारी आसमान की बुलंदियों को छू रही है। जब महंगाई की आग में जनता जल रही हो, जब बेरोजगारी युवाओं के सपनों को निगल रही हो और जब टैक्स का बोझ बढ़ रहा हो और राहत घट रही हो, तब विपक्ष का मौन रहना लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। हमें तो लगता है महोदय कि अब बच्चों को एडमिट कार्ड के साथ डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। अगर सच बोलने से बहुत खराब होता है तो प्रॉब्लम सच में नहीं सरकार की सोच में। लोकतंत्र का मूल प्रश्न आज भी वही खड़ा है, क्या न्याय अदालत करेगी या बंदूक? हमने कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि कानून का डंडा उन पर चलाया है। कानून से ऊपर खुद को समझते हैं। विपक्ष को तुम दबा रहे हो सीबीआई और ईडी के भेष में। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री, आजकल क्या चल रहा है देश में? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चिल्लाते हैं कि हमारी सरकार ने सिर्फ बड़े कंपनियों को प्रमोट किया है। ये चिल्लाते हमारी सरकार ने सिर्फ बड़े कंपनियों को प्रमोट किया। इसलिए ये कहती हूँ, सदन पर ध्यान दीजिए, सिर्फ ये देश नहीं चलता। कुर्सी छोड़िए महाराज, अब से देश नहीं संभल रहा है। आइटम नंबर 110, विपक्ष से माननीय अलगा जी सदन में अपना सवाल प्रस्तुत करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज मैं सदन में एक सवाल लेकर खड़ी हूं। एक ऐसा सवाल जो किसी रिपोर्ट, किसी फाइल या किसी स्पीच से नहीं, बल्कि देश की लाखों महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को भूखा सुला रही हो, एक छोटी सी बच्ची स्कूल की जगह बाल विवाह का शिकार हो रही है, और एक महिला जो घर से बाहर निकलते वक्त अपनी सुरक्षा की चिंता करती है। फिर भी हमारी सरकार कहती है कि सब ठीक है, सब ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर, आज मैं महिला और बाल विकास मंत्री जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये आंसू किसके हैं, ये डर किसका है, ये संघर्ष किसका है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपोजिशन पूछता है कि बेटी को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी। आज मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहती हूँ कि जब योजनाओं के पोस्टर इतने बड़े हैं तो जमीन पे उनके परिणाम इतने छोटे क्यों। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगी महोदय। हर बेटी की आंखों में एक सपना होता है, हर बेटी के दिल में एक अपना होता है, लेकिन जब डर उसके कदमों के साथी बन जाए, तो समाज को खुद से सवाल करना होता है, कब तक खामोशी अपराधों को ढकती रहेंगी, कब तक खामोशी अपराधों को ढकती रहेंगी, कब तक इंसाफ की राहें थमती रहेंगी। बेटियां दया नहीं अधिकार मांगती हैं, डर नहीं सम्मान और सुरक्षा मांगती हैं। जी हाँ, मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। हमारी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 4.45 लाख से ज़्यादा महिलाओं के अगेंस्ट अपराध दर्ज होते हैं, जिसमें निर्भया, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज रेप केस जैसे दर्दनाक और भयानक केस भी शामिल है। और सुनिएगा, एक महिला का मातृत्व उसका सम्मान होता है, लेकिन अब वो मजबूरी बन गई है। महाराष्ट्र में 843 महिलाओं ने अपना यूट्रस ही निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डेली काम पे जो जाना था। ये तो केवल वो मामले हैं जो दर्ज हुए, न जाने ऐसे कितने मामले हैं जो दर्ज तक नहीं होते।
एक रोचक बात ये भी है कि हमारे संसद के 3 किलोमीटर की दूरी में 90 ब्रॉथल्स हैं, जिसमें 5000 से महिला और बच्चियों को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया गया ताकि वो अपना धंधा कर सके। सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद भी अपराधियों में डर क्यों नहीं है। जिस जगह बैठकर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे देश की राजधानी है, वहाँ हर साल 13,000 प्लस केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर होते हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जिस सिटी को सबसे सेफ होना चाहिए, उसी सिटी में महिलाएं सबसे अनसिक्योर हैं। रोचक बात यह भी है कि करीब 46% से ज़्यादा MPs के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर, जब एक लड़का रात के 12 बजे घर से निकलता है तो उसे कहा जाता है संभल कर जाना, और जब एक लड़की निकलती है तो उसे कहा जाता है जल्दी घर आना। हमारी सरकार इस पे सुरक्षा देने की बजाय कहती है कि रात को बाहर जाना ही क्यों है। मंत्री जी, ध्यान दीजिएगा मंत्री जी, जब एक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए लोकेशन शेयर करनी पड़े तो क्या हम उसे सच में आजाद कहेंगे। ऑनरेबल स्पीकर, दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं एक ऐसी समस्या पे बात करना चाहती हूँ जो किसी सीमा पर नहीं बल्कि हमारे घर के भीतर लड़ी जा रही है, कुपोषण। हम 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जब एक बच्चा भूख और कुपोषण के कारण अपने शारीरिक और मानसिक विकास से वंचित रह जाता है, तब विकास के दावे अधूरे लगते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 35% बच्चे स्टंटेड, 32% बच्चे अंडरवेट है और 19% बच्चे वेस्टेड है। 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 57% से अधिक महिलाएं अनीमिया से प्रभावित हैं। मंत्री जी, जब करोड़ों रुपए पोषण की अभियानों पर खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर हर तीसरा बच्चा कुपोषण से प्रभावित क्यों है? क्या सरकार बता सकती है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है या सिर्फ रिपोर्टों तक सीमित है? महोदय, जिस उम्र में गुड़िया से खेलना था, उस उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया। जिस उम्र में सपनों को उड़ान मिलनी थी, उसे 4 दीवारी में कैद कर दिया। एक बच्ची की शादी नहीं होती महोदय, उसके बचपन, उसकी शिक्षा और उसके भविष्य की विदाई होती है। ऑनरेबल स्पीकर, बाल विवाह के केसेस अभी वेस्ट बंगाल और झारखंड में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 6.3%। तो ये कानून किस काम के? झारखंड में सरकार किसकी है पर? सरकार की बात नहीं है, पॉलिसीज तो आप बनाते हैं। सदन में गरिमा बनाए रखिए। बात रही बाल श्रम की, तो अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी चाइल्ड लेबर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पर रोक लगा दी। हम ऐसे अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी को सब सेलिब्रेट करेंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन की कमर तोड़ के? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसे बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को वापस शिक्षा की मूल धारा में लाया जा सके? मंत्री जी, क्या सरकार के पास बाल विवाह की रोकथाम के लिए कोई समयबद्ध और परिणाम आधारित रणनीति है? चलिए दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, आंगनबाड़ी व्यवस्था। ऑनरेबल स्पीकर, कई आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी सुविधाओं में कमी है, कई भवनों की स्थिति खराब है, तो कहीं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, कई कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक कार्यभार है। माननीय मंत्री जी, यदि आंगनबाड़ी बच्चों के विकास की सबसे पहली पाठशाला है, तो फिर आज भी कई केंद्र संसाधनों की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर, आज मैंने केवल आंकड़े नहीं रखे, मैंने उन आवाज़ों को सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो अक्सर सुनी नहीं जाती। मैं अपनी बात एक शायरी से समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि शायरी एक प्रभावी माध्यम है अपनी बात कहने का। कि किसी के हाथों में कलम होनी थी, आज वहाँ मजदूरी का सामान है। कि किसी के हाथों में कलम होनी थी, आज वहाँ मजदूरी का सामान है। कि किसी के आंखों में सपने होने थे, आज वहाँ बाल विवाह का फरमान है। सरकार कहती है कि देश आगे बढ़ रहा है, सरकार कहती है कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर बचपन ही पीछे छूट रहा है तो आखिर आगे कौन बढ़ रहा है? क्या आगे बढ़ रहा है, इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा। सदन में गरिमा बनाए रखिए। जवाब के
बैठे। सदस्य जी, इंतजार। आपका समय काट लिया जाएगा। आपको निर्धारित समय मिला, उसके अंदर आप खत्म करिए। ऑनरेबल स्पीकर, आज विपक्ष होने के नाते हमारा उद्देश्य आलोचना करना नहीं बल्कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना है। धन्यवाद। आइटम नंबर 111, महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय सोफिया जी, कृपया इस सदन में अपना जवाब रखें। जनाब स्पीकर, आज जब ये हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विचार विमर्श कर रही है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक नेशन में अपोजिशन का सवाल उठाना हक है। हम उसका एहतराम करते हैं, मगर हकीकत को नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं। जिन बेटियों को तालीम मिली, जिन माओं को एतमाद मिला, उसकी मुस्कुराहट ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा मिसाल बना। इसलिए आज ये चर्चा सिर्फ सरकार पर विश्वास या अविश्वास की नहीं है, ये देश के करोड़ों महिलाओं और बच्चों के विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विश्वास की चर्चा है। जनाब स्पीकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और ये बात तय है कि हमारे अपोजिशन ने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। जनाब स्पीकर, अपोजिशन के कई एलिगेशंस हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है, कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, बाल शरण और बाल विवाह हो रहे हैं और आंगनबाड़ी की व्यवस्था कमज़ोर है। सबसे पहले मैं इन सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगी। अपोजिशन ने पूछा, जब एक महिला की सेफ्टी के लिए लोकेशन शेयर करना पड़े तो क्या वो आज़ाद है? तो मैं अपोजिशन को ये बता दूँ कि हमारा लक्ष्य ये है कि किसी महिला को अपनी सुरक्षा के लिए डर के जीना ना पड़े, लेकिन लोकेशन शेयर करना आज़ादी की कमी का प्रमाण नहीं बल्कि आज के डिजिटल युग का एक असली सवाल ये है कि विमेन लोकेशन शेयर कर रही है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब उसे मदद की ज़रूरत है तो राज्य और समाज उसके साथ खड़ा है या नहीं है। तो जी हाँ, सरकार ने सेफ्टी के लिए रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसमें 112 डायल करते ही इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है। दूसरा, महिला हेल्प डेस्क। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिससे सुविधाएं उपलब्ध है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन का दूसरा एलिगेशन था कि कुपोषण की समस्या। मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने कुपोषण की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिफॉर्म्स लाए। हमारे प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का ये मानना है, पोषण से लड़ना सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं है, ये वो हर बच्चों को स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और बेहतर भविष्य देने का संकल्प। सबसे पहले पोषण अभियान और बाद में मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स को पोषण से जुड़ी सेवाएं एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के तहत दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 2025 के डेटा ये बताती है कि अभी तक 9 से 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आंगनबाड़ी व्यवस्था पर सवाल उठाए। मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाया है, जहां सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेडेड आंगनबाड़ी किया जा रहा है, ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। आदमी छतों से पानी टपकते हैं वहाँ से। सदस्य जी, आपकी आपत्ति जायज़ है। आपको जब समय दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिए जा रहे हैं। अब आगे तो सुनिए। पोषण ट्रैकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को न्यूट्रिशन स्टेटस की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को दर्शाती है। तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपनाती नहीं, बल्कि उसे अपने गवर्नेंस की पहचान भी बनाती है। जनाब स्पीकर, इन सभी परेशानियों और रिफॉर्म से ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारी सरकार सिर्फ योजनाओं को बनाने पर विश्वास नहीं रखती,
बल्कि उन्हें जमीन पर सफलता से लागू करने में भी विश्वास रखती है। जिस भारत भूमि में नारी को भारत माता का गौरवशाली स्थान दिया गया है, उस देश में महिलाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं को मान सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण में हमारी सरकार के लिए केवल विकल्प की नीति नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। जनाब स्पीकर, जब हमारी सरकार मानती है कि जब एक महिला सुरक्षित होती है तो पूरा परिवार सुरक्षित होता है। जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है, और जब महिला प्रगति करती है तो पूरा राष्ट्र प्रगति करता है। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर हमारे लिए विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। इसी आधार पर बात करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2017 के तहत, जिसमें मैं बता दूं कि पिछले सरकार के समय सिर्फ 12 हफ्ते थी। ध्यान दीजिएगा पोजीशन पर, हमारी सरकार के नेतृत्व में उसे बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिए। आगे बढ़ते हैं उज्जवल स्कीम पर। गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने का प्रयास किया गया है। जनाब स्पीकर, अगर हम भारत की प्रगति की बात करते हैं तो उस प्रगति के पन्नों पर अनेक महिलाओं को संघर्ष, साहस और सफलता की कहानियां लिखी मिलती है। ये वही शक्ति है जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर इतिहास रच दिया। किसी ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, किसी ने राजनीति में और किसी ने प्रशासन में न्याय अध्याय लिखे, और किसी ने खेल के मैदान में तिरंगों को गौरव से लहराया। ये विश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा और गौरवशाली निर्णय ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने 2 ग्रेटेस्ट वुमेन को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसमें पहला कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरा विंग कमांडर यूमिका सिंह, जिन्होंने पूरे भारत में पाकिस्तान से लड़कर पूरे भारत देशवासियों को गौरव का मीठा स्वाद चखाया। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो कभी घर की दहलीज तक सीमित समझी गई थी, घर की दहलीज तक सीमित समझी गई थी, आज वही नारी आसमान की बुलंदियों को छू रही है। उसके हौसलों की उड़ान ने ये साबित कर दिया कि भारत की तकदीर उसकी बेटियां भी लिख रही है। जनाब स्पीकर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आज इस सदन में ना तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने आई है, ना ही कुछ आंकड़े बताकर अपने आप को सुपीरियर साबित करने आई है। ये ऐसे विषय है जिसे सुनते ही देश के संवेदनशील नागरिकों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम मैरिटल रेप जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक होने वाले मामलों को सुनते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने रेप अगेंस्ट विमेन में हो रहे दर्दनाक घटने पर कठोर निर्णय लिया। सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद रेप के लिए सजा और सख्त कर दी गई है। कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान भी जोड़ दिया है। अलका जी, ये चिंता का विषय जरूर है, पर लेकिन साथ ही ये भी दर्शाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले एनसीआरबी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 1.5% की गिरावट दिखा रही है। साथ ही मैरिटल रेप के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सच है कि समाज और संसद दोनों इस इच्छा है कि मैरिटल रेप हो रहे कानून के ऊपर कानून लाया जाए। मैं बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर चर्चा हो रही है और ये हमारे सरकार इस लॉ को लाने के लिए प्रक्रिया जारी है, और ये सरकार का संकल्प है कि ये एक दिन ज़रूर आएगा। जनाब स्पीकर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि टुडे वी डोंट सीक applause, we seek trust. We don't make promises for a day,
We don't seek up promises for a day, we pledge for a generation. We pledge for a generation with dedication in heart, accountability in our work, and the welfare of women and children as our guiding principle. We move forward with one unwavering resolve that every daughter shall live with dignity, every mother shall live with respect, and every child grow with hope. This is our promise, this is our responsibility, and this is our sankalp. आइटम नंबर 112, माननीय शालिनी जी कृपया सदन में अपना सवाल प्रस्तुत करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, जब महंगाई की आग में जनता जल रही हो, जब बेरोजगारी युवाओं के सपनों को निगल रही हो, और जब टैक्स का बोझ बढ़ रहा हो और राहत घट रही हो, तब विपक्ष का मौन रहना लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। आज मैं सदन में केवल भाषण देने नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग की आवाज बनकर खड़ी हूँ। मैं हमारे सरकार से जवाब मांगने आई हूँ, उन वादों का जवाब, उन नीतियों का जवाब, उन दावों का जवाब जिनकी गूंज तो बहुत सुनाई देती है लेकिन जिनका असर जमीन पर बहुत कम दिखाई देता है। मैं विपक्ष की तरफ से अपने वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अगर इकोनॉमी इतनी ही तेज दौड़ रही है तो बेरोजगारी उससे भी तेज क्यों दौड़ रही है? विपक्ष दल बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। शेम को नारेबाजी को रिकॉर्ड तो नहीं किया जाएगा। वक्त आप आगे बढ़ें। जब देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% बताई जा रही है तो सरकार ये बताए कि पिछले एक वर्ष में कितने नए क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हुए हैं और उनमें से कितने युवाओं को मिले हैं। आप कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। क्या मंत्री जी कभी बिना सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के आम बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं? अगर गए होते तो महंगाई के आंकड़े फाइलों में नहीं लोगों के चेहरों पर दिखते। हमें ना कोई ताई से दिक्कत है ना मोटा भाई से दिक्कत है। हमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक महंगाई से दिक्कत है। माननीय मंत्री जी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% तक आ गई, लेकिन जब एजुकेशन इन्फ्लेशन 4% से अधिक और हेल्थ इन्फ्लेशन 4.2% बनी हुई है तो आम परिवार को महंगाई से राहत क्यों नहीं महसूस हो रही है? मंत्री जी, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, रसोई में राशन चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के आंकड़े इतने शानदार है कि कभी कभी लगता है देश स्विट्जरलैंड बना हुआ है। फिर बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप, किराने की दुकान और नौकरी की कतार हमें वास्तविकता याद दिलाती है। तो क्या सरकार बता सकती है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उसके लिए स्पष्ट और प्रभावी योजना क्या है? मुझे वित्त मंत्री महोदय से पूछना है कि जो आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसलिए उसका नाम बदलकर सिटीज ऑफ ग्रोथ हब रखा गया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज विपक्ष की तरफ से पूछना चाहती हूँ, आखिर भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है या सिर्फ सरकार के दावे बढ़ रहे हैं? देश के लोग जुल्मों से नहीं जॉब से जीते हैं, ग्राफिक से नहीं ग्रोथ के फायदे से जीते हैं और वादों से नहीं विकास के परिणामों से जीते हैं। मंत्री जी, आप ये बताएं, क्या जीडीपी ग्रोथ का फायदा गरीब, किसान और मिडिल क्लास तक पहुंच रहा है? आज युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, नौकरी नहीं। किसान मेहनत कर रहा है, मुनाफा नहीं। मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है, राहत नहीं। मंत्री जी, क्या आपकी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सिर्फ फिगर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए है, देश के नागरिकों के लिए नहीं है? इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। जब भी इनके कामों का हिसाब मांगा जाए, हमसे पूछते हैं हमने 70 सालों में क्या किया। हमसे 70 सालों का हिसाब मांगने वाले आपके चलाए हुए 2000 के नोट 7 साल नहीं चला पाए और आप हमसे 70 सालों का हिसाब मांगते हैं। क्या सरकार बताएगी
बताएगी कि भारत पर वर्तमान में कुल सार्वजनिक ऋण कितना है और इसे कम करने के लिए क्या योजना है। वित्त मंत्री जी, आप ये बताएं कि भारत का केंद्रीय सरकारी ऋण बजट 2025-26 के अनुसार लगभग ₹196 लाख करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। क्या सरकार बताएगी कि इसे बढ़ते हुए ऋण का बोझ आने वाली पीढ़ियों पर कितना पड़ा है? ऑनरेबल स्पीकर सर, कागजों में विकास, भाषणों में उड़ान, हर साल नए वादे, हर साल नई पहचान, मगर जब जनता ने पूछा हमारे हिस्से में क्या हुआ तो जवाब मिला अगले बजट का इंतजार। क्या सरकार मध्यम वर्ग को आयकर में अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर रही है? ये सरकार कहती है हमने जीडीपी को बढ़ाया है। इन्होंने वाकई जीडीपी को बढ़ाया है। जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल और पी फॉर पेट्रोल। ऑनरेबल स्पीकर सर, सरकार जीडीपी रैंकिंग पर गर्व करती है, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि जब भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में शामिल है तब हमारी पर कैपिटा इनकम छोटे देशों से पीछे क्यों है? ऑनरेबल सर, मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ, भाषण में खुशहाली थी, भाषण में खुशहाली थी, तालियों का शोर था, लग रहा था जैसे हर घर में विकास का दौर था। फिर हम सदन से निकलकर जमीन पर आ गए, जहां महंगाई, बेरोजगारी और अधूरे सपने नजर आ गए। मंत्री जी, आपकी बातों पर यकीन कर लेते अगर जनता की हालात कुछ और कह रही होती। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये हम भी जानते हैं, लेकिन उन्हें कौन सिखा रहा है ये हम भी मानते हैं। आइटम नंबर 113, वित्त मंत्री माननीय सोनाली जी से मैं चाहूंगा कि इनके सवाल का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में केवल वित्त मंत्री के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जो चुनौतियों से डरता नहीं, उससे लड़ता है। मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जिसने महामारी देखी, वैश्विक आर्थिक संकट देखा, युद्धों के प्रभाव देखे, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी में अपना स्थान बनाए रखा है। अभी विपक्ष के सदस्य अनेक प्रश्न उठाए, मैं उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आलोचना तब सार्थक होती है जब तथ्यों पर आधारित हो, और राष्ट्र निर्माण तब सफल होता है जब राजनीति से बढ़ के राष्ट्र को देखा जाए। तो वैसे मैं अपने विपक्षियों से कोई खास आपत्ति है भी नहीं, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और फिर अपनी बेरोजगारी का बिल भी कहीं हमारे ऊपर ना फाड़े। तो कीजिए, सवाल कीजिए। स्पीकर सर, विपक्ष ने पूछा कि एक वर्ष में क्या हुआ और युवाओं को क्या मिला, तो मैं बता दूं कि पहले बुनियादी हकीकत से आप रूबरू हो जाइए। जैसा कि उन्होंने अपने सवाल में खुद कबूल किया है कि देश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। चलिए, इतना सच तो आपकी जुबान पे आया। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 3.1% हो चुका है, और साथ ही साथ युवा अनएम्प्लॉयमेंट पहली बार सिंगल डिजिट, जो कि 9.9 है, पे आ चुका है। देश में रेगुलर सैलरी जॉब्स बढ़कर 23.6% हो चुकी है, और इसका साफ मतलब है कि यूथ को अब टेम्पररी नौकरी नहीं बल्कि पीएफ और मेडिकल सिक्योरिटी वाली हाई क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स भी मिलेंगी। नए पेरोल एडिशंस 61 लाख से बढ़कर 1.31% हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इस रजिस्ट्रेशन में 61% से ज्यादा सिर्फ 29 साल से कम उम्र के यूथ ही हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इनके पास पावर थी तो ट्रेजरी खाली थी, और आज एडवाइस ये फ्री में बांट रहे हैं। वाह भाई वाह। इनको बता दूं कि देश जो है ना, वो आलोचना करना आसान है और अर्थव्यवस्था संभालना मुश्किल, और देश अर्थव्यवस्था संभालने से चलती है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप आज भी उस पुराने जमाने में अटके हुए हैं जब एक पियून की, आपने सही सुना, एक पियून की नौकरी पाने के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ती थी। लेकिन हमारा आज का युवा ऐसा नहीं है, वो अपने दम पर नौकरी छीन कर लेगा। महंगाई और इन्फ्लेशन
रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कभी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बिना बाजार गई हूँ, तो मैं बता दूं अपने देश में, हाँ जी, अपने देश में आम बाजार में जाने के लिए और आम जनता के बीच में महंगाई का दर्द जानने के लिए मुझे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, उनका दर्द मैं आपसे बेहतर समझती हूँ। और रही बात सब्जियों के दाम की, तो वो बारिश के वजह से सीजनल होते हैं, मौसम की वजह से उनमें घटाव बढ़ाव होते रहता है, किसी सरकार की पॉलिसीज का उस पर कोई हाथ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष हर साल यही भविष्यवाणी करता है कि सरकार डूब जाएगी, लेकिन देश आगे बढ़ता है और इनकी सरकार डूब जाती है। हम देश से पुरानी, खराब और पॉल्यूटिक, सॉरी विपक्ष को देख के मुंह से निकल गया। पुरानी व्हीकल्स दोनों साफ करना चाहते हैं। विपक्ष ने पूछा कि जीडीपी ग्रोथ का फायदा गरीब, किसान और युवा और मिडिल क्लास तक कब पहुंचेगा, तो मैं बता दूं जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत तो हमारा यूनियन बजट 2026 और 27 में ही बता दिया है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस साल सरकार ने 3.15% बढ़ावा किया है और हाईएस्ट एवर बजट दिया है ताकि किसान को सीधा डीबीटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा मिडिल क्लास और गरीब लोग को मिल रहा है। स्पीकर जरा सोचिए, अगर जीडीपी ग्रोथ का फायदा ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा होता तो इतने साल में जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं वो कैसे हो पाते। मैं विपक्ष से कहूंगी कि खजाने की चिंता आप मत करिए साहब, अब देश का पैसा सीधे देश के काम आता है। ऑनरेबल स्पीकर, जो लोग दशकों तक टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाते रहे, वो आज हमसे मासूम बनकर टैक्स पे सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि दिशा की बात भी वो लोग बता रहे जिन्होंने खुद रास्ता भटकाया था। अरे घबराइए मत, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखते हैं आप सिर्फ सवाल करने का शौक रखते हैं या जवाब भी सुनिएगा। बहुत शौक है जवाब सुनने का, सब जवाब सही दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, तो अब इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाओं की बात की थी, तो चला उस पर भी गौर करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के 55 करोड़ से ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। और देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 20 से ज्यादा कर दी गई है। और अब बात लेते हैं शिक्षा को, तो पिछले कुछ सालों में हर हफ्ते 2 नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत देश का 14,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को एकदम मॉडर्न और हाईटेक बनाया जा रहा है। बात करें बुनियादी सुविधाओं की, तो हर घर नल से जल मिशन के तहत आज 12 करोड़ से ज्यादा रूरल होम तक साफ पीने का पानी भी पहुंचाया जा रहा है। शशि जी, आपको निर्धारित समय दिया गया था, आप बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की सालाना इनकम पर 0 टैक्स लगाया है। और जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं इन्हें याद दिला दूं कि जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ 2.5 लाख तक पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो विपक्ष बिना फैक्ट चेक किए कर्ज और सार्वजनिक ऋण की बात करता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देश का टोटल जीडीपी डेप्थ हमारी जीडीपी का लगभग 80 से 83% है सेफ जोन में। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो 95% है ना, वो हमारे अपने देश का है, मतलब कोई विदेशी पावर हम पे दबाव नहीं डाल सकती है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि विपक्ष के लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं, उनका मकसद देश का विकास नहीं बल्कि संसद का वक्त जाया करना है। हमारे डेटा और फैक्ट्स दिखाकर हमने एक बार और साबित कर दिया है कि किसान के खेत से लेकर युवा के स्टार्टअप्स तक और आम आदमी से टैक्स से लेकर देश के बुनियादी ढांचे तक सरकार सुविधा पहुंचा रही है। एक कहावत है कि चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होती, कि चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होती, लेकिन चाची की तो मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं है। ठीक उसी तरह आपको लग रहा है आप हमारी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिराइएगा, फिर आप अपनी सरकार लाइएगा, सत्ता में आइएगा, रिफॉर्म्स कीजिएगा, तो ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। विपक्ष के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, उनका सिर्फ एक ही लिमिटेड एजेंडा है, रूलिंग पार्टी को हटाओ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हमें हटाकर वो आखिर लाना किसको चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने कहा था कि सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अब लगता है कि हर उपलब्धि का विरोध करना, भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है। इतिहास गवाह है कि देश उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने समस्याएं गिनाई नहीं बल्कि उनका समाधान दिया है। खर्चा भी संभाला है, बचत भी बढ़ाई है, हर सेक्टर में नई उम्मीद जगाई है। पर अपोजिशन का हाल देखिए जनाब, उन्होंने हर अच्छी खबर में बस कमी ही बताई है, बस कमी ही बताई है। तो आपका काम ही कमी निकालना है तो ये भी सुन लीजिए। सपनों की महफिल सजाते रहिए, सपनों की महफिल सजाते रहिए, कमियों के कागज ढूंढ के लाते रहिए। जनता ने तय कर दिया है मुकद्दर इस देश का, कि जनता ने तय कर दिया है मुकद्दर इस देश का। आप अगले कई दशक विपक्ष में ही बिता आइटम नंबर 114 विपक्ष से माननीय रूपाली जी, कृपया सदन में अपना सवाल प्रस्तुत करें।